Yes, Surjit, welcome to your PDM MOOC channel. You have an interview in BARC for step entry, and Yes, sir. right now you want SNAP for environmental engineering, right? Yes, sir. Okay, Surjit, first of all, tell me the different types of settling that observed in the different types of sedimentation tanks. Repeated, sir. Tell me the types of settling that observed in the different types of sedimentation tank. सेडिमेंटेशन टैंक में अलग अलग टाइप की सेटलिंग्स देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी सेटलिंग्स होती हैं? No, sir. No idea. Okay. So generally there are the four types of settling that observed. Yes, sir. Four types of settling that first is the type 1 settling is known as the discrete settling. And the type 2 settling is known as the flocculent settling. Type 3 settling is known as the zone settling or hindered settling. Type 4 settling is the compression settling. Okay. This sedimentation tank in which the type 1 settling, that means discrete settling, is observed, that is the plain sedimentation tank in your raw water treatment plant. तो रो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो तुम्हारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें टाइप 1 सेटलिंग ऑब्जर्व होती है, Yes, sir. डिस्क्रीट सेटलिंग। और जो तुम्हारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ग्रिड चैम्बर है Yes, उसके sir. अंदर तुम्हें ये वाली सेटलिंग देखने को मिलती है, Okay, sir. डिस्क्रीट सेटलिंग। टाइप 2 सेटलिंग फ्लोक्युलेंट सेटलिंग। फ्लोक्युलेंट सेटलिंग जो तुम्हें ऑब्जर्व होती है वो तुम्हें ऑब्जर्व होती है क्लैरिफ्लोक्यूलेटरी के अंदर इन रो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन करते हैं। Yes, और sir. यही फ्लोकुलेंट सेटलिंग तुम्हें ऑब्जर्व होती है पीएसटी में भी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हैं। Yes. टाइप 3 सेटलिंग, जोन सेटलिंग एंड टाइप 4 सेटलिंग, कंप्रेशन सेटलिंग, ये तुम ऑब्जर्व करते हो एसएसटी के अंदर, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो तुम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हो। Yes. डिपेंड करता है कि तुम कौन से यूनिट यूज कर रहे हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। इफ यू आर यूजिंग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, तो उसके बाद जो एसएसटी में सेटलिंग होगी दैट इज द टाइप 3 सेटलिंग, जोन सेटलिंग। अगर तुम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर रहे हो तो उसके बाद जो सेटलिंग ऑब्जर्व होगी एसएसटी में दैट इज अ कंप्रेशन सेटलिंग। Yes. ठीक। ओके सुरजीत, टेल मी व्हाई बीओडी इज मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन वेस्ट वाटर प्लांट। BOD more important क्योंकि जो भी वाटर बेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मौजूद रहते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति को बताता है। कौन से ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कौन से ऑर्गेनिक मैटर? जैसे वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस। I am asking you the organic matter. Which type of organic matter indicates? So this BOD होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम इसको यस। डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। यस। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है यहाँ पे? बायोडिग्रेडेबल। तो ओके सर। बीओडी जस्ट इंडिकेट द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसको इंडिकेट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? तो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम बीओडी की बात करते हैं, कितनी बीओडी है, कितनी बीओडी को रिमूव करेंगे, तो हम बीओडी की बात करते हैं। व्हाई इट यस। इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर हमने बिना ट्रीटमेंट के वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया किसी भी सोर्स के अंदर बिना यस। ट्रीटमेंट के, तो जैसे ही उस सोर्स में वेस्ट वाटर जाएगा तो वहां पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर टाइम के रिस्पेक्ट में डिकम्पोज होगा। कौन करेगा यस। इसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और उस सोर्स में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से सोर्स में ऑक्सीजन की डिप्लीशन देखने को मिलेगी। ये जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बोल दो, डिप्लीशन, तो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी तुम्हें मिल रही है सोर्स में, जिस अगर ये ऑक्सीजन लेवल कम होता होता 4 ppm से भी कम हो गया, 4 मिलीग्राम पर लीटर से, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है।
यस। तो इसी वजह से हम करते क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट किसकी करेंगे? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की। तो हम ट्रीटमेंट प्लांट में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करेंगे इस तरीके से कि जब हम उसको ट्रीटमेंट देने के बाद वेस्ट वाटर को डिस्पोज करें, तो एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल पे कोई डिफिकल्टीज ना हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बताता कौन है? वो बीओडी बताता है। तो दैट्स व्हाई हम ये बोलेंगे कि बीओडी इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। दैट्स व्हाई इट इज मोर सिग्निफिकेंट पैरामीटर। क्लियर है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सीओडी? नोट। रिक्वायर्ड है उसको हम सीओडी बोल देते हैं। टोटल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोल देंगे? सीओडी बोल देंगे। देयर इज अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी इंडिकेट करता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर को, और ये जो बीओडी है वो इंडिकेट करता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को। ओके। ओके। ओके सुरजीत, टेल मी which coagulant we use for treating the raw water? तो रो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा कोएगुलेंट यूज करते हैं? एलम हो गया। एल्यूमिनियम। यस। और कोलिनेटर कॉपरस हो गया। क्लोरीनेटेड कोपरस। Yes, सर, दो ही में भी। अच्छा, इन दोनों में कौन सा यूज करते हो? एलम सर। एलएम यूज करते हो। कैन यू टेल मी व्हाई एलएम इज मोस्टली यूज? अच्छा, इसको मैं अलग से पूछता हूँ, पहले तुम मेरे को ये बताओ कि जैसे और भी हमारे पास कोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे कोपरेक्स भी होता है कोएगुलेंट, सोडियम एल्यूमिनेट भी कोएगुलेंट होता है हमारे पास। इन सारे कोएगुलेंट्स में बेटर कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज किसके पास होती है? एलम। नहीं, इन सब में बेटर कोएगुलेंट जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आयरन सोल्ट्स में। आयरन सोर्स। आयरन सोल्ट्स यानी कोपरस भी यूज कर सकते हो या क्लोरीनेटेड कोपरस, दिस द बेट इट हैज द बेटर कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज। ओके सर। ठीक है, बट हम ये यूज नहीं करते हैं रो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, हम फिर भी एल्यूम यूज करते हैं। बट कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज बेटर किसके पास है? आयरन के सोल्ट्स में है, फिर भी हम एल्यूम यूज करते हैं। वाई? नो आइडिया। ओके, तो एल्यूम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर देखो, अगर सपोज दैट कि हमने आयरन के कोएगुलेंट्स यूज किए, यस सर। आयरन के सोल्ट्स यूज किए, तो उस पहला तो इम्पैक्ट ये आएगा पानी में, इसमें कलर आएगा। आयरन प्रोड्यूसेस द कलर, रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, बट ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हम पानी में से कलर को रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव द कलर। ओके। यस। सेकंड, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इफ वी यूज द आयरन सोल्ट्स, so they are the some bacteria, they are the some bacteria that use the iron as a source। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आयरन को एज अ सोर्स यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसकी वजह से पानी में वो आयरन बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया आयरन को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको हम आयरन बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो वो आयरन बैक्टीरिया पानी में ग्रो कर जाते हैं। और ये जो आयरन बैक्टीरिया पानी में ग्रो कर रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे पानी में ये पैथोजन, सॉरी, पिटिंग की। पाइप में तुम्हें पिटिंग देखने को मिलेगा, पाइप में तुम्हें पिटिंग देखने को मिलती है, और साथ में तुम्हें ट्यूबरकुलेशन देखने को मिलता है। पिटिंग का यस। मतलब होता है कोरोजन। पिटिंग का मतलब होता है कोरोजन, तुम्हारी पाइप में कोरोजन आ जाएगा इन आयरन बैक्टीरिया की वजह से। सेकंड, ट्यूबरकुलेशन। ट्यूबरकुलेशन होता है डिपोजिशन ऑफ द ट्यूबरक्यूल्स। ट्यूबरकुलेशन किसको बोलते हैं? प्रोसेस होता है जिसमें ट्यूबरक्यूल्स डिपोजिट करता है, और ट्यूबरक्यूल्स होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड की डिपोजिशन को हम ट्यूबरकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर तुम आयरन सोर्स यूज करते हो तो ट्यूबरकुलेशन देखने को मिलेगी। यानी अगर पाइप में ये सॉलिड्स या ये सोल्ट्स डिपोजिट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या करेगा? पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो प्रॉब्लम निकल कर आती है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग
iron salts as a coagulant, so we use the alum as a coagulant. Okay. Okay, suppose that you want to find the dose of alum, कि तुम्हें alum पानी में मिलाना है, तो तुम कैसे इसकी डोज निकालते हो? कितना alum हमें पानी में मिलाना चाहिए? जार टेस्ट के थ्रू। जार टेस्ट, वेरी। तो जार टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो वहां से हम एलएम की डोज कैलकुलेट करते हैं। Yes. डोज, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पानी में अगर नाइट्रेट, पानी में नाइट्रेट की लिमिट कितनी रखते हो? पहले तो ये बताओ, पानी में नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है तो किस चीज को इंडिकेट करता है? इस पानी में अगर नाइट्रेट, पानी में अगर नाइट्रेट हमें मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब उनको कोई और खाना नहीं मिलता है, उनका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया है, तभी तुम्हें पानी में नाइट्रेट मिल रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है, अपने ही सेल में से कार्बन को उठाते हैं। तो दे अंडरगोज द प्रोसेस एंडोजिनस रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वो अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। तो अगर तुम्हें पानी में नाइट्रेट मिलता है, इस बात का मतलब है पानी में अब ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो पानी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नाइट्रेट की लिमिट यहाँ पे डिफाइन की गई है एज पर द कोड, कि पानी में नाइट्रेट इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कितनी वैल्यू होती है? 0.5। नहीं, इट्स 45 मिलीग्राम पर लीटर। 45 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रेट पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि, अगर सुरजीत ये बताओ कि अगर कोई पैरामीटर कोड ये बता रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Yes. अब नाइट्रेट अगर 45 से ज्यादा हुआ तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? अगर नाइट्रेट पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सिंड्रोम एक बीमारी होती है, वही प्रोड्यूस यस। करता और वो किस में पाई जाती है? है। इन्फेंट्स बेबी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें। इन्फेंट्स के अंदर पाई जाती है। तो अगर नाइट्रेट 45 से ज्यादा हुआ तो ब्लू बेबी डिजीज होती है। इसको, डिजीज का नाम होता है मेथेमोग्लोबिनीमिया। मेथेमोग्लोबिनीमिया। तो एक ब्लू, जिससे बच्चों का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है बॉडी का कलर उनका। तो अगर पानी में नाइट्रेट 45 से ज्यादा होगा तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि जनरली इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। जो न्यूली बोर्न बेबीज होती है, इनमें हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। राइट। Yes. Yes. ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ, पानी में अगर हमें पता करना हो डिसॉल्व सॉलिड्स, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि डिसॉल्व सॉलिड्स कितने हैं? आपके पास पता है आइडियल गैस को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से assumptions आपने करें? जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। डिसॉल्व सॉलिड्स, मैं डिसॉल्व सॉलिड्स पूछ रहा हूँ। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड जो तुम बता रहे हो वो पानी की टर्बिडिटी बताता है। यस सर, यस। नो आइडिया सर। ओके, पानी में हम डिसॉल्व सॉलिड्स मेजर कर सकते हैं, उसको वेट में मेजर करते हैं। पहला मेथड हमारे पास है ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, ये जो ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक होती है, इसमें हम, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक में हम वेट मेजर करते हैं सॉलिड्स का। सॉलिड्स का वेट कितना है, तो हम इसके वेट की टर्म्स में उसको मेजर करते हैं। और सेकंड ये हमारे पास है, सेकंड एक और मेथड है, हम पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। जब हम पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन होती है। हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। हम पानी यस। की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.65 से। एक फैक्टर होता है हमारे पास,
यस। और वो किसके इक्वल होता है? और वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमें टीडीएस बता देती है पानी की, कि पानी की इतनी टीडीएस है। टीडीएस मीन्स टोटल डिसोल्व सॉलिड्स। तो ठीक है। yes, सुरजीत ये ओके सुरजीत, ये बताओ मेरे सर। को, आवाज आ रही सुरजीत मेरी? यस सर। ओके सुरजीत, अगर तुम सोइल में से वाटर को डिराइव करना चाहते हो, यस तो सर। हमारे पास कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती है कि जिससे हम सोइल में, हाँ, कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लाइक हमारे पास एक्वीफर होते हैं, एक्वीफ्यूज होते हैं, एक्वीक्लूड है, एक्वीटार्ड है। तो दीज आर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो नेचर में बनी हुई है। तो उनमें से किस मीडियम से हम सोइल में से पानी को डिराइव कर सकते हैं, और मीडियम के पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मीडियम में से पानी को डिराइव कर सकते हैं? एक एक्यूफर में से कर सकते हैं, जिसमें उसमें पोरस होना चाहिए, और पानी को एक्सट्रैक्ट हाई यील्ड देगा। पोरस होना चाहिए और साथ में पोरस होना चाहिए और हाई यील्ड, यानी तो देखो, जिस भी मीडियम में से हम पानी को डिराइव करना चाहते हैं तो उस मीडियम के अंदर पोरोसिटी होनी चाहिए, साथ में मीडियम यस परमेबल होना चाहिए। यस परमेबल। मीडियम परमेबल, पोरस अगर ज्यादा होगा तो पोरोसिटी ज्यादा होने का मतलब उस मीडियम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे। यस अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उस मीडियम के अंदर पानी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। यस साथ में परमेबिलिटी भी अगर उस मीडियम की ज्यादा है तो इसका मतलब तुम पानी को इजिली फ्लो डिराइव भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें से पानी इजिली फ्लो भी कर सकता है। यस राइट। यस सर। ओके सुरजीत, लेट मी गिव यू फीडबैक। मैंने तुमसे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं लेकिन बहुत ही कम तुम आंसर दे पा रहे हो। तो तैयारी करो पहले तो अच्छे से। हमारा इंटरव्यू जो है वो बार का इंटरव्यू है, और वो एक अच्छा इंटरव्यू माना जाता है, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। यस अभी जो आपकी प्रिपरेशन है अभी सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी। एनवायरमेंट यस का जो मैंने आपका स्नैप लिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आपको एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। बहुत कुछ अच्छे से पढ़ना है, और आप जब एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से देनी है। आप एक पॉइंट खत्म करके अपने स्टेटमेंट को खत्म नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने